संघ के सदस्य हैं, जो निजी स्कूल की ओर से फीस के लिए बनाए जा रहे दबाव की शिकायत लेकर उनसे मिलने आए हैं। शिक्षा मंत्री से मिलने आए इन अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल बंद हैं। ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लास भी नहीं चला रहे, जो चला रहे वो भी रेगुलर नहीं है और इन सब के बावजूद स्कूल संचालक उन पर पूरी फीस जमा कराने का दबाव बना रहे हैं। लिहाजा उनकी मांग है कि ऐसी स्कूलों को फीस लेने से रोका जाए। शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों की सारी शिकायतें ध्यान से सुनी है और उन्हें इस मुद्दे का हल निकालने का भरोसा दिया है। आधे प्राइवेट स्कूल वाले मंत्री जी और विभाग का जोर दिखाकर अभिभावकों से 70% फीस मांग रहे थे पूरी, और कुछ स्कूल से पूरी फीस का भी दबाव बना रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हमारा बार बार सभी स्कूल्स को और अभी मंत्री जी को भी हमने एक बात बोली है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अभिभावक मुफ्त में अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस दिलाना चाहता है। हम ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे अपने बच्चे की फीस देने को तैयार हैं, फीस देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम 70% या 60% फीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स का ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे इतना खर्चा नहीं हो रहा है। और स्कूल्स को, विभाग को और सरकार को भी समझना होगा कि इस कोरोना काल में जहाँ पूरी दुनिया पूरी तरह तबाही की पे खड़ी है, वह अभिभावकों का बहुत लॉस हुआ है, उनको भी बहुत घाटा हुआ है, बहुत सौ की नौकरियां गई। भाई आप और मैं मास्क लगाए बैठे, हमको भी हो रही है, आपको भी हो रही है। कोरोना है, ये कोरोना ने सबको परेशान कर दिया, वरना ये अभिभावक ये वही लोग हैं जो सरकार बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। आज इनको सड़कों पे आना पड़ रहा है, तो ये सरकार के कारण से नहीं आ रहे हैं, ये कोरोना ने सबको परेशान कर दिया, वरना कभी ऐसी बात आई नहीं। तो ये कोरोना संक्रमण के कारण से स्कूल वाले भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं। नीमड़ाना के राजमहल रिसोर्ट में मंगलवार की देर शाम NIA का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने इस संवाद कार्यक्रम के दौरान नीमड़ाना, बहरोड, सोतानाला, केशवाना, शाहजहांपुर, घिलोट औद्योगिक क्षेत्र के लिए CIC का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियां उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए समस्या बन रही है, साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ भी की और कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनके खेतों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए राज्य सरकार नए उद्योग लगाने के लिए अनेक योजना ला रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए खुद CM अशोक गहलोत से बात करेंगे। नीमराना एसोसिएशन और HR फोरम की तरफ से संवाद कार्यक्रम था, जिसके अंदर इंडस्ट्री के लोगों को क्या परेशानियां हैं और सरकार की तरफ से उनकी क्या मदद हो सकती है, उनको लेके एक कार्यक्रम रखा गया था। और इसमें ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के पूरे इलाके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिन्होंने कोविड के समय में बहुत बड़ी मदद श्रमिकों की थी, आम जनता की थी, और आज उन लोगों को सम्मानित भी किया गया है। और इस इलाके के अंदर क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार की दिक्कतें उद्योग के सामने आ रही हैं, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ है। झालावाड़ में सरकार को राशन की दुकानों से हर महीने लाखों का नुकसान हो रहा है और ये सब हो रहा है बेटियों के ससुराल चले जाने की वजह से। दरअसल मायके में जिस बेटी के हिस्से का राशन सालों से उठ रहा है, वही बेटी ससुराल में बहू बनकर भी अपने हिस्से का राशन उठा रही है। यानी एक व्यक्ति के नाम से 2 स्थानों पर राशन उठ रहा है और सरकार को लाखों का चूना लग रहा है। झालावाड़ में राशन के नाम पर यह खेल वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में राशन कार्डों की आधार से सीडिंग की देरी की वजह से हो रहा है। आपको बता दें, ये सीडिंग यानी लिंक इन की प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है, जिसकी वजह से झालावाड़ में अभी भी करीब 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है। इसी का फायदा उन लड़कियों के घर वाले उठा रहे हैं जो लड़की शादी के बाद ससुराल चली गई है। अभी तो सामान्य तौर पे उनके नाम ही राशन कार्ड से हटाए जा रहे हैं, जिनके 2 बार जुड़ी हुई है यूनिट्स, या तो शादी के कारण से ऐसे कई बार फर्जी यूनिट्स भी जुड़ी होती हैं, तो उनके केवल नाम ही हटाए जा रहे हैं। विभाग से रिकवरी के संबंध में इस तरह का कोई अभी तक तो निर्देश प्राप्त हुआ नहीं है। जैसे ही कुछ निर्देश प्राप्त होते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिकवरी का कार्रवाई करते हैं। ये राजधानी जयपुर का विश्व प्रसिद्ध आमेर महल है, जिसे आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर बनाने की योजना थी, लेकिन कोरोना काल में इस योजना पर ग्रहण लग गया है। दरअसल 2 साल पहले आमेर किले और आसपास के इलाके को ताजमहल की तर्ज पर आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी।
इसके लिए करीब 324 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से ये काम अधूरा पड़ा है। ऐसा नहीं है, आमेर के आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर बनने पर सिर्फ कोरोना की वजह से ग्रहण लगा हो। इस पर ग्रहण लगाने की कई और वजह भी है, जिसमें 324 करोड़ के बजट का आवंटन में शामिल है। आपको बता दें, ये बजट केंद्र सरकार से मिलना था। इसके लिए पिछले साल प्रमुख सचिव श्रेया गुहा सहित पुरातत्व और आमेर विकास प्राधिकरण के अफसर दिल्ली भी गए थे। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर डीपीआर तैयार करवाकर फेज वाइज कामकाज कराने थे, लेकिन कोरोना के चलते फिलहाल केंद्र से प्रस्तावों को लेकर कोई जवाब नहीं आया है। इसकी वजह से आमेर कस्बे के विकास का प्रस्ताव अटका हुआ है। डेस्टिनेशन के अंदर पूरे आमेर कस्बे को कवर किया गया है ताकि आमेर कस्बे की हेरिटेज भी सुरक्षित रहे और आमेर कस्बे में जो प्रॉब्लम्स हैं ड्रेनेज की, सीवरेज की, लाइटिंग की, वो भी दूर हो, क्योंकि पर्यटक जब यहाँ आमेर घूमने के लिए आता है तो आसपास का इलाका भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दौसा में कौथुल हाईवे पर बने ये टीटोल टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार की रात करीब 12 बजे सादी वर्दी में बारात से लौट रहे 3 पुलिस कर्मियों ने जमकर उत्पात मचाया। कार में सवार इन पुलिस वालों ने पहले तो टोल टैक्स देने से मना किया और फिर पीछे से आ रही बारातियों से भरी 2 बसों और एक कार को भी फ्री में टोल से निकलवाने की कोशिश की। इन पुलिस वालों को जब टोल कर्मियों ने ऐसा करने से मना किया तो नशे में धुत पुलिस वाले गाली गलौज करने और फिर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, बारातियों ने भी जमकर बवाल काटा और उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने टोल प्लाजा से 2 लाख रुपए नकद भी लूट लिए। हमारे टोल टैक्स की फीस मांगी गई तो उन्होंने बताया कि हम पुलिस में हैं और पुलिस होने के लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत लगती है, तो आईडी कार्ड दिखाने से उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाबत में उन्होंने लड़ाई झगड़े करने स्टार्ट कर दिए, हाथापाई होता है। कितना क्या नुकसान हुआ? हमारा कम से कम सर 5 लाख 5.5 लाख जैसा लूट हुआ है एंड उसके बाद में 2 से 2.5 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है, जो कि टोल बूथ वगैरह अंदर के दरवाजे हमारे जो भी थे वो सब तोड़े गए हैं। इन गहनों की चकाचौंध में किसी का भी ईमान डोल सकता है, वो भी वैसे मौके पर जब इसका मालिक आसपास ना हो और ये कहीं यूं ही पड़ा हो। लेकिन सीकर के लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 19 के रहने वाले मुकेश ऐसे नहीं थे। वो जब बस से गलती से गहनों से भरा ये बैग लेकर उतर पड़े तो इसके असली मालिक के पास लौटाने को परेशान हो उठे। दरअसल मुकेश चेजारा लक्ष्मणगढ़ बस से जब उतर रहे थे तो गलती से अपने बैग के साथ एक और बैग घर ले आए जो गहनों से भरा था। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर की और पुलिस ने फतेहपुर में उस बस को रुकवाकर महिला की जानकारी ली और फिर ये बैग उन्हें वापस कर दिया। मुकेश की ईमानदारी की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। ये कोई एक लेडीज थी सुबिता नाम की, वो सीकर से बस में बैठी थी, प्राइवेट बस थी और अपना सामान था वो उसने डिग्गी में रख दिया। तो सामान उसमें बैग रखा, बैग में कीमती गहने आभूषण थे सोने के, जो कुछ 6 तारीख को उनकी शादी थी, शादी में लेकर जाना चाह रही थी। तो डिग्गी में सामान और भी यात्रियों का था। सामान किसी लक्ष्मणगढ़ में एक मुकेश नाम का कोई कुमाऊं का लड़का था, उसने अपना सामान उतारा तो वो गलती से वो बैग खुद का तो रह गया और उसे दूसरे का अपना वो सामान अपना समझ के ले गया। गजब जुगाड़ है। माल ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली के इस्तेमाल से गन्ने की पेराई हो रही है। ये तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है। यहाँ गन्ने से रस निकालने के लिए ट्रैक्टर के पहियों से बेल्ट लगाकर पेराई मशीन चलाने का जुगाड़ निकाला गया है। इस जुगाड़ से आजकल यहाँ के कई गाँवों में गन्ने की पेराई की जा रही है और गुड़ बनाकर आसपास के बाजारों के साथ साथ गुजरात के कई इलाकों में भी सप्लाई की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के गन्ना किसानों का कहना है कि गन्ना बेचने की जगह गुड़ बनाकर बेचना उनके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि गुड़ 40 रुपए किलो बिकता है, जिसकी वजह से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोटा के चिड़ियाघर में वन्य जीवों के पिंजरों के बाहर पर्दे नजर आने लगे हैं। वन्य जीव को सर्दी से बचाने के लिए पिंजरों पर पर्दे के साथ साथ पिंजरे के अंदर पराल भी बिछा दिए गए हैं। साथ ही कई जगह हीटर भी लगाए गए हैं। पर्दे, पराल और हीटर लगने के साथ साथ जू प्रशासन ने वन्य जीवों को फूड सप्लीमेंट के तौर पर गुड़ और अजवाइन देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कोटा में चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से हर साल वन्य जीवों को सर्दी से बचाने के लिए इसी तरह के इंतजाम किए जाते हैं ताकि उन्हें सर्दी के मौसम में ज्यादा परेशानी न हो। सर्दियों के मौसम में खास इंतजाम किए गए हैं अपने वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए। इसमें पराली का इंतजाम किया गया है। सारे हर्बीवोर्स के
केजेस में, एनक्लोजर्स में पराली डाला गया है। साथ ही साथ हीटर का भी इंतजाम किया गया है। वो प्रजाति जो कि ज़्यादा ससेप्टिबल हैं और जिनको गर्मी की आवश्यकता है, उनके लिए स्पेशल हमने हीटर का व्यवस्था किया है, और जिससे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर मिल सके उसे। ये तस्वीरें झुंझुनू के चिड़ावा की है, जहां पर बेटियों की शादी में भी वो सभी रस्में निभाई जाती है जो बेटों की शादी के वक्त निभाई जाती है। कुछ सालों पहले तक ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि बेटी भी घोड़ी पर बैठेगी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और बेटियों को भी बेटों की तरह घोड़ी पर बिठाने की परंपरा शुरू हो रही है। खास बात है कि शेखावटी इस मामले में दूसरे इलाकों से काफी आगे है। ये तस्वीर झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे की है, जहां रमेश कोतवाल की बेटी की बिदौरी हो रही थी। दरअसल परंपरा के इस बदलाव के पीछे अब ये तर्क दिया जा रहा है कि जब बेटियां बिदौरी के वक्त घोड़ी पर बैठकर निकलती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि वो बेटों से कम नहीं है, और इसी भरोसे के साथ वो नई जिंदगी में कदम रखती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे को ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मेरी बेटे की तरह मेरी बनोरी निकाली। ऐसे माँ बाप सबको मिले। मैंने अपनी बेटी को बेटों से ज़्यादा पाला है। उनकी इच्छा थी कि मैं भी लड़कों की तरह घोड़ी पे बैठ के बनोरी निकालूं, तो मैंने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। मेरी आत्मा बहुत ही, मैं खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता। इस कोरोना काल के अंदर मैं सब चीज़ों का पालन कर रहा हूँ। भरतपुर में आयोजित 24वें अखिल भारतीय महिला कुश्ती दंगल में कामा की अन्नू फौजदार ने डबल धमाल मचाते हुए भारत केसरी और राजस्थान केसरी के खिताब पर कब्जा किया है। वहीं इन दोनों खिताबों में डी की दीक्षा फौजदार उपविजेता रही हैं। अन्नू फौजदार की इस कामयाबी पर दंगल आयोजकों ने विजेता की गुर्ज, शील्ड और नकद राशि देकर सम्मानित किया है। इसके अलावा बाल महिला केसरी के फाइनल में भरतपुर की प्रिय फौजदार ने कुम्हेर की सोनम को पराजित कर विजेता का खिताब जीता है। भरतपुर में ये दंगल महारानी किशोरी व्यायामशाला की ओर से आयोजित की गई थी, जिसमें राजस्थान के अलग अलग जिलों के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी महिला पहलवानों ने भाग लिया था। इस दंगल की और व्यायामशाला की महिला पहलवान एक तो डीएसपी बनी है कविता पारासर, जो यहाँ की रहने वाली है, अपने लगता मुड़िया की, और करीब 40 लड़कियां पुलिस में गई हैं और करीब 4 बेटियां सेकंड ग्रेड में हैं, एक सब इंस्पेक्टर है, मेरी बेटी 3 और एक भांजी सेकंड ग्रेड में है। हैदराबाद में निकाय चुनाव के दौरान के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस हंगामे की वजह पता नहीं चल पाई, लेकिन इसकी वजह से कुछ देर के लिए पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हो, क्योंकि एक बूथ के बाहर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार और कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में ही एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस किसी एक को रोकती तो हमला करने के लिए कोई दूसरा आगे बढ़ जाता। थोड़ी देर के लिए टीआरएस और एमआईएम के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस के पसीने छुड़वा दी। बड़ी मुश्किल से पुलिस इस हंगामे को शांत करवा पाई और उसने एमआईएम के कार्यकर्ताओं को वहां से दूर भेज दिया। इसके बाद पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। टीआरएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी कमीजें और कुर्ते फाड़ दिए और चीखते हुए पुलिस पर अपना गुस्सा निकाला। बताया गया कि पुलिस के काफी देर समझाने के बाद ही हंगामा कर रहे लोग शांत हुए। कोलकाता में लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए एक शिविर में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये शिविर ममता सरकार की तरफ से द्वार द्वार सरकार नाम के अभियान के तहत लगाया गया। लेकिन जिस खुले मैदान को प्रशासन ने चुना वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हालांकि ज्यादातर लोग कतार में खड़े नजर आए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनानी जरूरी नहीं समझी।
जिस जगह कुर्सियों पर बैठे अधिकारी लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे, वहाँ भी कई लोग एक दूसरे के बहुत पास खड़े नजर आए। कुछ ही देर में टीएमसी नेता फिरहाद हकीम वहाँ पहुँचे, लेकिन उनके पहुँचते ही कुछ लोग ये भूल गए कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। उनके पास कई लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। फिरहाद हकीम ने बताया कि इस अभियान के शुरू होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ममता बंदोपाध्याय बोललेन ना अधिकारीरा मानुषेर दुआरे जाबे। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के इस अभियान को महज दिखावा करार दिया। ये सब केवल नाटक है, जुमला है, दिखाने के लिए। बताया गया कि टीएमसी ने द्वार द्वार सरकार अभियान के तहत राज्य में कई जगह इसी तरह के शिविर लगाए हैं और कई अधिकारियों को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले वनियार समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का मामला तूल पकड़ने लगा। वहां चेन्नई की सीमा पर एस रामदास की पार्टी पीएमके के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर खूब बवाल किया। इन लोगों ने मांग की कि वनियार समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 20% आरक्षण मिले और प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने चेन्नई चेंगलपट्टू बॉर्डर पर खूब हुड़दंग किया। प्रदर्शन में शामिल पीएमके कार्यकर्ताओं ने एक ट्रेन पर पत्थरबाजी भी की और उसके सामने आकर उसे रोक दिया और चारों तरफ से ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगे। एस रामदास की पार्टी पीएमके ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो वनियार समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 20% आरक्षण दिलाने के लिए चेन्नई में प्रदर्शन करेगी। अपने कहे मुताबिक तय तारीख पर पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी जाने के लिए रवाना भी हो गए, लेकिन चेन्नई बॉर्डर पर पुलिस की सुरक्षा की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। अपने आक्रामक अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले पीएमके कार्यकर्ता ज्यादा देर शांत नहीं रहे। वो दौड़ते हुए आगे बढ़े और एक के बाद एक सड़क पर लगे बैरिकेड उठाकर फेंकने लगे। हालांकि पुलिस की सख्ती की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाए और सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल पीएमके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया। वैसे तो पीएमके तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके की सहयोगी है, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टी के तेवर बदले बदले दिखे, क्योंकि उसने अपने सबसे अहम वोट बैंक माने जाने वाले वनियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। गुजरात के तापी में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कांति कामित की पोती की सगाई में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई। सरकार की सख्ती के बाद भी इस सगाई में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुड़ गई और संगीत की धुन पर लोग झूमते हुए नजर आए। जिस मैदान में ये कार्यक्रम हुआ वहां लोग खचाखच भरे हुए दिखे। आयोजकों के साथ साथ लोग भी लापरवाह दिखे। न तो किसी ने इतनी भीड़ को वहां आने से रोका और न वहां पहुंचे लोगों ने ही कोरोना के नियमों का ध्यान रखा। ऐसा लगा मानो इलाके के लोग कोरोना जैसी महामारी के खतरे से ही अनजान हैं। डांस करने में मस्त लोगों ने न तो एक दूसरे से दूरी बनाने पर ध्यान दिया और न ही मास्क लगाने की जरूरत समझी। गुजरात के सूरत में शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट के बाद ही एंट्री देने की शुरुआत की गई। सूरत नगर निगम ने शहर में कोरोना के फैलने के खतरे को रोकने के लिए यह फैसला लिया, जिसके तहत शादी में पहुंचने वाले लोगों को एंट्री तभी मिलेगी जब उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसके लिए वेन्यू के बाहर ही एक स्टॉल लगाया जाएगा। इस मुहिम से जुड़ी ऐसी ही कुछ तस्वीरें वहां हुए एक शादी समारोह से सामने आई, जिनमें एक एक कर सभी मेहमान अपना कोरोना टेस्ट कराते नजर आए। पीपीई किट पहने डॉक्टरों ने पूरी सावधानी के साथ उनका सैंपल लिया, क्योंकि ये रैपिड टेस्टिंग है तो लोगों को हाथों हाथ ये पता चलता गया कि वो कोरोना की चपेट में हैं या नहीं। कोरोना टेस्ट के अलावा लोगों के ऑक्सीजन लेवल की भी जांच की गई। टेस्ट होने के बाद ही मेहमानों को अंदर जाने की इजाजत मिली। शादी में दूल्हा दुल्हन और पंडित के अलावा सभी लोग मास्क पहने भी दिखाई दिए। मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया और रेडी पटरी वालों और ऑटो ड्राइवर समेत बस कंडक्टर और चौकीदारों का कोरोना टेस्ट करना शुरू कर दिया। ये लोग रोजाना बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। यही वजह रही कि मुंबई महानगर पालिका ने इनका कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया। रेडी पटरी और सब्जी वालों समेत ऑटो ड्राइवर, बस कंडक्टर और चौकीदारों पर कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये लोग रोजाना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की चेन लंबी हो सकती है और महामारी फैलने की रफ्तार तेज हो सकती है। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका ने इन लोगों का रैपिड टेस्ट करना शुरू कर दिया। सामान्य लोग जो है वो जिनके संपर्क में ज्यादा आते हैं, इनके ऊपर ये टेस्ट होगी, जिसकी वजह से जो सुपर स्प्रेडर बनने की मतलब ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। दिवाली के बाद मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया, जिसके बाद प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया। यही नहीं, जिन लोगों का टेस्ट किया गया वो भी इसके पक्ष में नजर आए। कौन सा आदमी किसको छू ले, उसको बीमारी हो जाए, इस करके जांच करवाना बहुत जरूरी है। बीते कुछ दिनों में हुए कोरोना टेस्ट में मुंबई के 150 से ज्यादा रेडी पटरी वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है।
कोरोना महामारी की वैक्सीन पर जारी तैयारियों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सरकार पूरे देश में टीकाकरण अभियान नहीं चलाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की दलील है कि एक बार कोरोना की चेन टूट गई तो देश भर में टीकाकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार की योजना स्वास्थ्यकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और बीमार लोगों को पहले वैक्सीन देने की, जिसकी तैयारी भी सरकार की ओर से शुरू कर दी गई। हालांकि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें टीका लगेगा या नहीं, इस पर सरकार का रुख साफ नहीं है। ये देखना चाहिए वैक्सीनेशन के समय कि जिस व्यक्ति को आप वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें एंटीबॉडीज हैं कि नहीं हैं, इस पर कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। और अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ हुंकार भरी। वहां 11 विपक्षी पार्टियों का मोर्चा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए लगातार बड़ी रैलियां कर रहा है। और इसी कड़ी में मुल्तान में इस गठबंधन की 5वीं रैली की गई। विपक्ष की इस रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान जैसे कई नेता शामिल हुए। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की खराब हालत का ठीकरा इमरान पर फोड़ते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल करने की अपील की। अब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। यही नहीं, इस रैली के साथ पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी का भी सियासी आगाज हो गया। वो पहली बार किसी मंच से लोगों से बात करती नजर आई। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। विपक्षी दलों की रैली में शामिल लोग अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लहराते दिखे। इनमें कई महिलाएं भी थीं। कुछ महिलाएं तो एक गाड़ी की छत पर सवार दिखीं, जिन्होंने वहां गो नियाजी गो के नारे लगाए। हालांकि रैली को देखते हुए मुल्तान को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कोरोना से जुड़े नियम तोड़ने के जुर्म में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें जंगलों में लगी आग ने वहां के कुछ रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग राज्य के अलग अलग इलाकों के जंगलों में भड़की, जिसकी कुछ तस्वीरें न्यू साउथ वेल्स के सिडनी से सामने आई। वहां तेज हवाओं की वजह से आग फैलते फैलते रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। सामने आई एक तस्वीर में जंगल के पास बने कई मकान आग से घिरे दिखे। मकानों से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। धुएं का गुबार आसमान में छा गया। दहशत से भर देने वाली इस आग को बुझाने के लिए कई दमकल कर्मी जूझते दिखाई दिए। धधकते मकानों पर पानी की बौछार की गई। एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग अपने मकानों को आग से बचाने की कोशिश में जुटे दिखे। हालांकि वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पूरी मुस्तैदी से हालात संभालने में जुटी नजर आईं। जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों के जरिए केमिकल का छिड़काव किया गया। इसके साथ ही प्रशासन ने तेजी से फैल रही आग को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। अमेरिका के टेक्सास से दिल को छू लेने वाली ये खबर सामने आई। वहां कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो चुके एक बच्चे का उसके रिश्तेदारों, पड़ोसियों और कुछ दूसरे लोगों ने धूमधाम से 5वां जन्मदिन मनाया, ताकि उसे अपने माता पिता की कमी न करे। जिसके लिए इतनी शानदार पार्टी रखी गई कि अनाथ हो चुके उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इलाके का दमकल विभाग तक बच्चे को बधाई देने पहुंचा और उसे फायर ट्रक में बैठाकर आसपास घुमाया। इसके बाद बच्चे के घर के सामने से कार परेड निकाली गई। पार्टी में लोग भी ऐसे तैयार होकर पहुंचे जैसे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा हो। कोई सांता क्लॉज बनकर पहुंचा तो कोई बैटमैन बनकर बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आया। कुछ लोग तो डायनासोर के लिबास में बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। He does realize, yes, his parents are gone. सिर्फ मजेदार पार्टी ही नहीं, लोगों ने बच्चे को एक से बढ़कर एक गिफ्ट भी दिए। तोहफे में मिली एक कार को देखकर तो बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बताया गया कि जून में इस बच्चे के पिता की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी और फिर अक्टूबर में इसकी मां भी कोरोना की शिकार हो गई। अब बच्चे की नानी और मामा उसे पाल रहे हैं।